तो ये हमारा गुप्त काल का पार्ट 6 है। इसमें अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राजवंश हुनों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ? तो मैं आपको बता देता हूँ, स्कंदगुप्त गुप्त वंश का अंतिम प्रतापी शासक था। उसने हुनों के आक्रमण को विफल कर दिया था। ठीक है। उसके बाद हुनों के भारत पर आक्रमण का खतरा कुमारगुप्त के समय से प्रारंभ हुआ था, जब उन्होंने बैक्ट्रिया पर विजय प्राप्त कर ली थी। हुनों का भारत पर आक्रमण कुमारगुप्त के पुत्र स्कंदगुप्त के सिंहासन रूढ़ होने के तुरंत बाद हुआ, लेकिन उन्हें पराजय का मुंह देखना पड़ा। किन्हें पराजय का मुंह देखना पड़ा? हुनों को पराजय का मुंह देखना पड़ा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गुप्त काल से। तो बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। बाल विवाह की प्रथा निम्न में से किस काल में आरंभ हुई? गुप्त काल में स्त्रियों की स्थिति कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं थी। गुप्त काल में ही बाल विवाह शुरू हुआ था और देवदासी की भी प्रथा यहीं से शुरू हुई थी और सती प्रथा का भी आरंभ यहीं से ही हुआ था। मौर्य काल में ये सब कुछ स्टार्ट हो चुका था, लेकिन इसको बढ़ावा गुप्त काल में ही मिला। तो हमारा अगला प्रश्न है कि सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए थे? भारत को सोने की चिड़िया का नाम देने वाले गुप्त वंश का इतिहास उसके सिक्कों के रूप में दिखाई देता है। गुप्त वंश के सिक्के बहुमूल्य धातु जैसे सोने, चांदी के अलावा शीशे के बने होते थे। विदेशी व्यापार की अधिकता के कारण स्वर्ण भंडार में हमेशा वृद्धि होती रहती थी और इसी कारण समाज में स्वर्ण एवं रजत सिक्कों का प्रचलन अधिक था। गुप्त साम्राज्य ने 320 से 400 ईस्वी तक राज किया। गुप्तकालीन सिक्के की शुरुआत राजवंश के तीसरे शासक चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा किया गया। सोने में एक ही उल्लेखनीय श्रृंखला चलती थी, जिसने एक ही प्रकार राजा और रानी को जारी रखा, जिसमें चंद्रगुप्त और उनकी रानी कुमार देवी की चित्र दर्शाया गया है। जितने भी गुप्त शासक थे, सबने अपना अपना सिक्का जारी किया। तो हमारा अगला प्रश्न है, सती प्रथा का पहला उल्लेख निम्न में से कहाँ पर मिलता है? सती प्रथा कुछ पुरातन भारतीय समुदायों में प्रचलित थी। एक ऐसी धार्मिक प्रथा थी जिसमें किसी पुरुष की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी को उसके अंतिम संस्कार के दौरान ही उसकी चिता में स्वयं में प्रविष्ट होकर आत्महत्या कर लेनी होती थी। 1829 में अंग्रेजों द्वारा भारत में इसे गैर कानूनी घोषित कर दिए जाने के बाद यह प्रथा समाप्त हो गई। सती प्रथा में होता यह था कि जीवित विधवा पत्नी को मृत पति के चिता पर जिंदा ही जला दिया जाता था। अगर वह इसे अस्वीकार करती थी तो उसे जबरन जबरदस्ती ही चिता पर लिटा दिया जाता था। और इसका पहला जो साक्ष्य मिलता है वो सती प्रथा का पहला अभिलेखीय साक्ष्य 510 ईस्वी में एरन अभिलेख में मिलता है। और इस प्रथा के जो अंत की शुरुआत है वो इस तरीके से हुई। 1829 ईस्वी में 17वें नियम के अनुसार विधवाओं को जीवित जला देने एक अपराध घोषित कर दिया गया। पहला यह नियम हुआ कि बंगाली प्रेसिडेंसी में लागू हुआ, परंतु बाद में 1830 ईस्वी में लगभग इसे बम्बई और मद्रास में भी लागू कर दिया और इससे संबंधित लेख भी लिखे गए। अग्नि परीक्षा, दहेज प्रथा, नाता प्रथा या पर्दा प्रथा। और राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा को मिटाने के लिए भी प्रयत्न किया। उन्होंने इसे अमानवीय प्रथा के विरुद्ध निरंतर आंदोलन चलाया। यह आंदोलन समाचार पत्रों तथा मंच दोनों माध्यम से चला। हमारा अगला प्रश्न ये है, गुप्तकालीन सिक्के का सबसे बड़ा ढेर कहाँ से प्राप्त हुआ है? गुप्तवंशी राजाओं के सिक्के स्वर्ण, रजत तथा तांबे के होते थे और गुप्तकालीन स्वर्ण सिक्कों का सबसे बड़ा जो ढेर प्राप्त हुआ है वो राजस्थान प्रांत के बयाना से प्राप्त हुआ है। बयाना राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित एक महत्वपूर्ण स्थान है। इस स्थान का प्राचीन नाम बानपुर कहा जाता था। इसके अतिरिक्त इसके अन्य नाम वाराणसी, श्रीपत या श्रीपुर भी उपलब्ध है। ऊखा मंदिर से प्राप्त 956 ईस्वी की एक अभिलेख से ज्ञात होता है कि यहाँ एक
का राजा लक्ष्मण सेन था। बयाना ने 1821 में सोने के सिक्के का भारी ढेर प्राप्त हुआ जो गुप्तकालीन के हैं। इस गुप्त शासकों की आर्थिक समृद्धि का प्रमाण मिलता है। इसमें अधिक सिक्के चंद्रगुप्त द्वितीय के हैं और इन सिक्कों में कई नए प्रकार के सिक्के हैं जो गुप्त शासकों की विविधता प्रमाणित करते हैं। इन सिक्कों से गुप्त वंशीय कुमार द्वितीय की इतिहास का नया प्रकाश पड़ता है। अनुमान लगाया जाता है कि लगभग 540 ईस्वी के आसपास हुनों के आक्रमण के समय इस खजाने को जमीन में गाड़ दिया गया।